हेलो एवरीवन। अच्छा, अब हम लेबर कॉस्ट के इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आएंगे। आओ जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 3। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ and allocate the employee cost to job X, Y and Z. Direct wages, basic wages, dearness allowance, contribution to provident fund, contribution to employee state insurance, overtime. Normal working hours for the month are 200. Overtime is paid at double the total of normal wages and dearness allowance. Employers' contribution to state insurance and provident fund are at equal rates with employees' contribution. Two workers were employed on job X, Y and Z in the following proportion. A job X पे 40%, Y पे 30, Z पे 30, B X पे 50, Y पे 20, Z पे 30. Overtime was done on job Y. चलो एक काम करो, पहली दो लाइन पढ़ो और देखो निकालना क्या है। उसने कहा है कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड ए और बी की क्या निकालनी है, अर्निंग्स। बनाओ स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग्स। और पता है एक बात छोटी सी बताओ, याद है आप सैलरी चैप्टर में वो सैलरी की स्टेटमेंट बनाते थे, बेसिक, डेयरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एरियर्स ऑफ सैलरी, इन सबको ऐड करके आता था ग्रॉस सैलरी वगैरह वगैरह, फिर आता था नेट सैलरी। सुनो सुनो, अर्निंग से मतलब यहां पर हमारा क्या है, आपको नेट अर्निंग्स निकालनी है। नेट अर्निंग्स मतलब क्या, सुनो सुनो, अर्निंग्स कौन सी निकालनी है, नेट। नेट मतलब इन हैंड उसे कितना पैसा रिसीव हुआ वो निकालना है। चलो, वर्कर ए और बी, सबसे पहले बेसिक 10, 60, डेयरनेस अलाउंस 50%, 10,000 का 50% 5,000, 16,000 का 50% 8,000। अब सुनना, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब ना ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का है या एम्प्लॉयर का है, तो मैं इसे एम्प्लॉय का मान के चल रहा हूं। और नीचे पढ़ो उसने क्या कहा था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। मतलब जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 8% है तो याद रखना एम्प्लॉयर का भी कितना होगा, 8%। अब सुनो, मुझे बताओ यहां पर किसका ऐड होगा, एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का। याद रखना एम्प्लॉय का ऑलरेडी एडेड होता है, दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयर का आपको ऐड करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 8%। किसका, बेसिक वेजेस का 10,000 का 8%, 800, और यहां पर 16,000 का 8%, 1280। ऐसे ही टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वही सेम, 2%, 10,000 का 2% 200, 16,000 का 2% 320। याद रखना एम्प्लॉय का ऐड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड होता है। इसके अलावा एक और दे रखा है चीज, ओवर टाइम। क्या कहा है उसने ओवर टाइम के लिए, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डेयरनेस अलाउंस। अब सुनना ये बात, उसने कहा ओवर टाइम की जो पेमेंट है ना वो बेसिक प्लस डेयरनेस अलाउंस के डबल पे होती है। यानी सुनना, मैं एक बार निकालूं, वर्किंग नोट बनाता हूं। एक काम करो, पहले ना नॉर्मल रेट निकालो, नॉर्मल रेट। सुनो सुनो, नॉर्मल रेट, बेसिक सैलरी है 10,000,
प्लस डियरनेस अलाउंस 5,000, यानी दोनों का मिला के 15,000 रुपए। कितने घंटों का? 200 घंटों का। तो 15,000 डिवाइड बाय 200, यानी 1 घंटे का 75 रुपए। अच्छा, नॉर्मल रेट अगर 75 रुपए है तो ओवर टाइम का रेट इसका डबल होगा, 75 का डबल, यानी 1 घंटे का 150 रुपए। और ओवर टाइम कितने घंटे काम किया? 10। तो 1 घंटे का 150, तो 10 घंटों का 1500। बस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 1500, 17,500 रुपए। 16 प्लस 8 प्लस 1280 प्लस 320, 25,600। ये पता है कौन सी वेजेस आई? ग्रॉस वेजेस आई है। कौन सी वेजेस आई? ग्रॉस वेजेस। अच्छा, अब ग्रॉस वेजेस में से आप माइनस करोगे। सुनो सुनो, मुझे क्या निकालना है? इन हैंड उसे कितना मिला। तो मुझे ये बताओ, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या उसे इन हैंड मिलता है? क्या उसे इन हैंड नहीं मिलता। ये पैसा तो जमा हो जाता है उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, इन हैंड नहीं मिलता है ये पैसा। तो ये माइनस कर दो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपए ए का, 1,600 रुपए बी का। और एक बात और बताओगे मेरे को, इसमें बेसिक में एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन भी तो इंक्लूडेड है। वो भी उसे इन हैंड नहीं मिलेगा, वो भी जमा होगा उसके प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में। उतना ही आएगा, 1,000 और 1,600। ये पैसा ना उसे इन हैंड नहीं मिलता है। तो ले देख के बताओ, इन हैंड कितना मिला? 15,500 और 22। ये होंगी वर्कर की अर्निंग्स। ये होंगी आपके वर्कर की अर्निंग्स। ठीक है। अच्छा, अब पढ़ना क्वेश्चन की सेकेंड लाइन। ऊपर देखो, एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट। अब सुनो, अब सुनो, उसने एम्प्लॉय कॉस्ट का एलोकेशन करने को कहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट का। और मुझे एक बात बताओगे, एम्प्लॉय को हायर करने की कॉस्ट फैक्ट्री को ये थोड़ी ना पड़ी। ये तो अर्निंग्स हैं जो वर्कर ने कमाया है, लेकिन एम्प्लॉय को हायर करने की कॉस्ट फैक्ट्री को कितनी पड़ी? 17,500 और 25,600। इसका बताओ हमें क्या करना है? एलोकेशन। यहां पर लिखो, एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। ध्यान से देखो, एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एक स्टेटमेंट बनाएंगे इसकी। एक काम करो, यहां पर लिखो वर्कर, वर्कर, एक कॉलम बनाओ टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट का, और 3 जॉब्स हैं एक्स, वाई और जेड। यहां पर लिखो वर्कर ए। ध्यान से जरा, वर्कर ए। ऊपर पढ़ना, जरा ऊपर, ऊपर पढ़ो। एक काम करो, वो लास्ट में एक टेबल बना के दे रखी है, उसके ऊपर पढ़ना। द 2 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब X, Y and Z in the following proportion। वर्कर ए ने 40% काम जॉब X पे किया, 30% काम जॉब Y पे और 30% काम जॉब Z पे। तो सुनो, एम्प्लॉय लिखना मत, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी थी ए की? 17,500। उसका 40% X का हो गया, 30% Y का और 30% Z का। अगर आप ये करते हो ना तो गलत हो जाएगा आपका। क्यों? लास्ट लाइन, ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब Y।
तो अगर मैं 17,500 को 40:30:30 में बांटता हूं, दैट मींस ओवर टाइम भी आपने एक्स वाई और जेड में बांट दिया 40, 30 और 30 में, जबकि उसने कहा है ओवर टाइम किस पे हुआ है, जॉब वाई पे। तो आप यहां पर लिखोगे, सुनो कैसे, एक ही नॉर्मल वेजेस और ओवर टाइम अलग अलग लिखना। ओवर टाइम कितना था, 1500। अब एक बात आओ, 17,500 में से 1500 ओवर टाइम का है, तो बचा कितना, 16,000। ये 1500 तो हो गया जॉब वाई का, क्योंकि ओवर टाइम उसने वाई पे ही किया है, और ये 16,000 बढ़ जाएगा 40% 6400, 30% 4800 और 30% 1400। और बी का तो सिंपल है, बी का कितना था, 25,600 सॉरी 25,600। एम्प्लॉय कॉस्ट तो 25,600 है ना, 50:20:30 में बढ़ जाएगी, तो 25,600 का 50% 12,800, 25,600 का 20% 5,120 और 7,680। बस ये आपका एलोकेशन ऑफ वेजेस आ गया। 19,200 जॉब एक्स का, 11,420 जॉब वाई का, 12,480 जॉब जेड का। बस ये आपका वेजेस का क्या हो गया, एलोकेशन। ठीक है, चलो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, 3 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।